नहीं, वो खुद हो जाएंगे मैम, हम नहीं कर पाएंगे। दे विल देमसेल्व्स टू, जब वो आएंगे ना तो उनको कह देना अनम्यूट करेंगे और आंसर देंगे। यस बेटे, असाइनमेंट की है आपने? असाइनमेंट में एमसीक्यू है फिफ्थ, हम वो डिस्कस कर रहे थे। नाइन्थ बी, सेकंड डाउन, नाइन्थ बी, एमसीक्यू फिफ्थ कर रहे थे बेटे हम। फिफ्थ एमसीक्यू कर रहे थे। हमने स्टार्ट किया था ग्रेडियंट। व्हाट इज ग्रेडियंट? यस बॉयज, नाइन्थ बी, फर्स्ट रो बॉयज। यस बेटा, ग्रेडियंट आपने पढ़ा बाद में, ग्रेडियंट क्या होता है? टेंथ सी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, क्लास टेंथ सी। नाइन्थ क्लास है, एमआरआई नाइन्थ। ओके सॉरी मैम। प्लीज ज्वाइन स्टूडियो वन, स्टूडियो वन। बेटे हम ग्रेडियंट की बात कर रहे थे। नाइन्थ बी काइंडली अनम्यूट, नाइन्थ बी अनम्यूट कर लो बेटे। हाँ जी बेटा, नाइन्थ बी, फर्स्ट रो बॉयज, फर्स्ट रो मिडल बॉय बेटे। क्या ना ग्रेडियंट पढ़ा आपने? क्या होता है ग्रेडियंट? अनम्यूट करो बेटे, नाइन्थ बी अनम्यूट करो अपने आप को, म्यूट है ये। क्लास में टीचर आए बेटे, उनको बोलो कि अनम्यूट करें। थैंक यू मैम। नाइन्थ बी आपने ग्रेडियंट किया, लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज ग्रेडियंट। तो एक डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं कि ग्रेडियंट होता क्या है। सबने आपने स्लाइड तो देखा होगा, झूला जो पार्क में लगे होते हैं, स्लाइड है ना, जिसपे हम, ये पोल होता है, स्टेयर्स होती हैं आपकी, यहाँ से ऊपर चढ़ के हम ऐसे नीचे आते हैं। ठीक है, अगर ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट क्या होता है? ये जो एक्स, अगर मैं कहूँ ये जो आपके पास फ्लोर होता है, जो हमारी धरती होती है ना, ये मान लो आपके पास एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस की तरह लो। तो ये जो आपका झूला है जहां पे आप स्लाइड करते हो, ये एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाता है, ठीक है, ये कितने डिग्री पे ऊपर उठा हुआ है, यहाँ से कितने डिग्री तक ये ऊपर गया हुआ है, दैट इज ग्रेडियंट। ठीक है, ये जो एंगल आ रहा है आपके पास, क्लियर है ग्रेडियंट क्या होता है? तो हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ ये जो स्लैंटिंग लाइन जाती है ना, ये जो स्लैंटिंग लाइन जाती है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, दैट इज ग्रेडियंट। इसका एक और नाम है स्लोप।
ठीक है, ग्रेडियंट को स्लोप भी बोलते हैं। अब क्लियर है ग्रेडियंट क्या होता है सबको? क्लियर? यस मैम। तो स्लोप, जब भी हम स्लोप की, जब ग्रेडियंट की बात करते हैं, ये हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ही होती है। अगर मैंने लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू x लिख दूं, तो हम इसी में ही ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन में फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है? ये चीज क्लियर है आपको? Good. तो ये जो हमारा एंगल बनता है, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट और स्लोप। क्लियर? तो क्वेश्चन में हमारे क्या पास क्या था? ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज अ मेजर ऑफ, फर्स्ट पार्ट था ऑप्शन आपके पास, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन बेटे हमारे पास यही होता है कि ये जो लाइन है कितने डिग्री पे स्टैंडिंग, जो स्लैंट लाइन बनती है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है? और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हो, यहां से स्टार्ट करो, ये 0 डिग्री, फिर ऐसे धीरे आते, मान लो यहाँ पे ये 60 डिग्री तक पहुंच गया, ऐसे करके आपने एंगल कैसे मेजर किया? ऐसे करके एंगल मेजर किया है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। सबको पता है क्लॉक कैसे घूमती है? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हम घूम के एंगल मेजर करते हैं, तब उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और अगर वो हमारे पास पॉजिटिव आंसर देगा, हमेशा जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे एंगल को, वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, दैट इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या? 9th बी, यस 9th बी। व्हाट हैपन बेटा? मेरी आवाज आ रही है? बोर्ड क्लियर है? नाइन्थ बी, एम आई ऑडिबल? 9th बी, समझ आ गया ग्रेडियंट क्या होता है बेटे आपको? तो पहले इसका ऑप्शन ए भी करेक्ट है। आगे हम बात करते हैं स्टीपनेस ऑफ द लाइन। स्टीपनेस ऑफ द लाइन मीन ये कितनी स्लैंटिंग है। स्टीपनेस होता है कितनी स्लैंटिंग है। ठीक है, देखो लाइंस क्या होती हैं हमारे पास, स्ट्रेट हो सकती हैं, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, सीधी नहीं बनी, चलो मान लिया, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर मैं लाइन को ऐसे प्लॉट कर दूं, तो ये स्लैंटिंग लाइन होती है। स्टीपनेस का मतलब ये कितनी स्लैंटिंग है, कितनी इंक्लाइंड है, कितनी है, यहां तक है, ऐसे है, ऐसे है, कितनी डिग्री पे, ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, उतनी वो स्टीपनेस होती है, उतनी वो इंक्लाइंड होती है। क्लियर है? स्टीपनेस क्या होता है कि वो कितनी स्लैंट खड़ी है, स्ट्रेट नीचे जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, उसके साथ वो कितना स्लैंट खड़ी है और कितने डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर है बेटे? स्टीपनेस क्या होता है? तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये स्टीपनेस है, स्लैंट ही खड़ी है, सीधी तो नहीं है ना, स्लैंटिंग है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, स्टीपनेस ऑफ द लाइन, इसी से हम थीटा बनेगा, ये जो बनेगा ये एंगल भी इसी से बन रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, ग्रेडियंट ही बता रहा है। तो बोथ ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बेटे? क्वेश्चन क्लियर है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू सबको क्लियर है? 9th है क्लियर है बेटे? यस। 9th है? एमसीक्यू नेक्स्ट, ये कर दूं मैं नेक्स्ट?
MCQ 6, the graph of a zero polynomial. Okay. हाँ जी, 9th A, अमनदीप सिंह, 9th A। बेटे पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? पॉलिनोमियल को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बताओ कैसे करते हैं? x axis is equal to y axis. एक्सिस नहीं, वो तो एक्सिस एक्सिस इक्वल बता रहे हो आप, वो दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने बताया था आपको, जब भी पॉलिनोमियल की बात करते हैं तब हम फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। 9th बी, आर्यन, Ma'am, absent. अभिजोत, क्या Abhijot Soban and Abhijot Singh. अभिजोत सिंह। बेटे पॉलिनोमियल बताओ कैसे लिखते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल को? बताओ पॉलिनोमियल। चलो मैं बताती हूँ। पॉलिनोमियल को हम फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ अ वेरिएबल लिखते हैं तब वो हमारे पास क्या होता है? पॉलिनोमियल। एफ एक्स, आपने ये पढ़ा होगा लास्ट, कौन सा चैप्टर था आपका? पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ लिया ना आपने, किया है ना पॉलिनोमियल, तो उसी में तो था सब कुछ, एफ एक्स में तो लिखा हुआ था। तो एफ एक्स क्या है? दैट इज पॉलिनोमियल। सिट डाउन बेटा। द ग्राफ ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन आपका जीरो है। एफ एक्स को और क्या कहते हैं? वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को, एफ एक्स को। तो इट मीन वाई इज इक्वल टू जीरो। आंसर क्या आएगा बताओ? ऑप्शन बताओ 6, 9th बी सुखराज, 9th बी सुखराज सिंह। ऑप्शन इज, दोबारा बताओ बेटे, ऑप्शन इज Option A is parallel to x-axis. पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जीरो पॉलिनोमियल है हमारे पास। गो टू योर सीट बेटा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना? हमने कहा y इज इक्वल टू जीरो, हम इससे इसको समझते हैं। y जीरो, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं तो y क्या आएगा? इस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट हुआ x 1 लेने पे? यस बताओ। हाँ जी बेटे, आप बताओ, हैंड रेज किया ना आपने? Option C. है, ठीक है। अगर मैं x बेटे 1 ले लूं तो यहाँ पे x है ही नहीं जो आप लिख सको। x की वैल्यू कुछ भी लोगे, y की वैल्यू हमारे पास जीरो ही आनी, क्योंकि हमें इक्वेशन ही y इज इक्वल टू जीरो दी है। ठीक है, y जीरो कहाँ पे होता है? y जीरो x एक्सिस पे होता है। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस पे नहीं होता, x एक्सिस पे, इस लाइन पे। ये जो लाइन है ना आपके पास, ये जो लाइन है, इससे आपकी y की वैल्यू सारी जीरो है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? ग्राफ बन गया x एक्सिस। आप कुछ भी वैल्यू लो, x1 लो, x2 लो, x3 लो, तो यहाँ पे प्लॉट क्या होगा? 1,0, 2,0, 3,0, सब में y क्या है? जीरो। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, x एक्सिस।
ग्राफ के आगे आपका एक्स एक्सिस। क्लियर है बेटे सबको? नाइन्थ है बेटे, आपको क्लियर है बेटे? ओके। MCQ 7, constant of proportionality is direct proportion of two linear variable represent। चलो इसको बनाते हैं पहले। क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेकेंड लाइन पढ़ते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ टू लीनियर वेरिएबल, दो लीनियर वेरिएबल है, एक x एक y। वो क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये रहा आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। ठीक है, अगर हम इसको साइन को खत्म करते हैं तो हम इक्वल टू के वाई, एक्स इज इक्वल टू के वाई। अब हमने पीछे पढ़ा था MCQ 5th में, जो इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है उससे आपको एक स्लोप मिलती है ना। स्लोप हम किससे फाइंड कर सकते हैं? सिर्फ लीनियर इक्वेशन से, और किसी से नहीं फाइंड कर सकते। इसी से हमें स्लोप फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी होती है ना, जिसको मैंने के लिखा है, इसी को हम कहते हैं कि इतने डिग्री पे वो लाइन इंक्लाइंड हुई है विद द एक्स एक्सिस, दैट इज स्लोप। तो हम इसी की ही हम ये लाइन प्लॉट करते हैं, ये जो हमारे पास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? स्लोप ऑफ अ लाइन। लीनियर इक्वेशन की जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है वो हमेशा स्लोप रहती है। ठीक है, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन से ही स्लोप को निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस बेटा। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ बेटे। ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि दो वेरिएबल्स हैं दैट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन की बात करते हैं, इस साइन को जब भी हटाओगे तो इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट मिलेगा आपको। k इज अ कांस्टेंट, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, दैट इज कांस्टेंट। और जब आप इसमें ना आप ऑप्शन चेक करो, ये कह रहे हैं स्लोप ऑफ अ लाइन, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, एक्स इंटरसेप्ट मेड बाय अ लाइन। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? बताओ फिर। थोड़ा दूर होके बोलो, एक्चुअली बिल्कुल पास आ जाते ना वो गूंज जाती है आवाज, तो समझ ही नहीं आती मुझे। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होंगे दैट आर एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे। और वाई इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे जब हमने ये लाइन बनाई है, ये इक्वेशन बनाई है, इसमें ओनली एक्स एक्सिस या ओनली वाई एक्सिस का पॉइंट नहीं है। इसमें अगर एक एक्स है तो दूसरा वाई का पॉइंट आएगा ही आएगा। आएगा ना? अगर मैं कहूं, लेट कर लू, मैं कहूं एक्स मेरे पास क्या है? 1, तो वाई क्या आ गया बेटे? 1/k। ये आया आपके पास। एक्स की वैल्यू लेने से एक वाई की वैल्यू आ रही है। तो ये दो ऑप्शन जो इन्होंने बी एंड सी दिए हैं दैट आर इनकरेक्ट। एक्स इंटरसेप्ट मेड बाय अ लाइन, वाई इंटरसेप्ट मेड बाय अ लाइन, दैट इज इनकरेक्ट। हमारी जो लाइन बनेगी वो एक्स एंड वाई दोनों के पॉइंट से बनेगी, सिर्फ एक्स एक्सिस या सिर्फ वाई एक्सिस के पॉइंट से नहीं बन रही। क्लियर है? ये लाइन देके इतना तो क्लियर है आप सबको, है ना? थर्ड, चलो डी तो ऑप्शन ही नहीं है, नन ऑफ दीज। आपके पास बचा स्लोप। अब हमने स्लोप की बात की थी 5th में। स्लोप मैंने तभी बताया था कि स्लोप कैसे निकाल सकते हैं हम। स्लोप हमेशा लीनियर इक्वेशन से निकलता है। जब पास लीनियर इक्वेशन होगी उसी से आप स्लोप फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज आप स्लोप फाइंड नहीं कर सकते। और जब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, मैंने कहा मुझे इसका ग्राफ बनाना है,
तो कहीं ना कहीं ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, इस तरह की लाइन बनेगी एक्स एक्सिस के साथ एंड वाई एक्सिस के साथ, बनेगी बनेगी कि नहीं? बनेगी। अगर ये लाइन बनती है तो ये कौन सी लाइन है एक्स एक्सिस के साथ? ये आपको क्या बता रही है? एंगल बता रही है। तो ये क्या हो गया बेटे? स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, समझ आ गया? अब समझ आ गया क्वेश्चन? तो दैट मीन्स जब भी लीनियर इक्वेशंस आपको मिलती है तो वो आपको स्लोप ऑफ द लाइन देती है। ठीक है, क्लियर है अब क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8, MCQ 8। अब ये मैंने नहीं करके देना, मैं नाम बता रही हूँ, फटाफट सॉल्व शुरू करो। 9th A, 9th A सरवीन। ओके, हाँ जी बेटे सॉल्व करो, मुझे के की वैल्यू बताओ क्या आएगा 8th में। हैंड डाउन कर लो बेटे, दुखने लग जाएंगे आप। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैसे निकाला? ठीक है, ऑप्शन फाइंड कैसे किया? मैम पुट x इक्वल्स टू 2k minus 1 a minus 1 y equals to k is equal to 19। गुड, गो टू योर सीट बेटे, थैंक यू। सही है बेटे, आपने बस इसको सॉल्व करना है और के की वैल्यू आपके पास आ जानी है, सिंगल वेरिएबल मिल गया हमें। क्लियर है सबको? क्लियर है, ये क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, माइनस आप बड़ी वो आ रही है, फट के आ रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअली क्या बोल रहे हो आप। मैम देवर आपने ना बोर्ड पर 90 लिखा हुआ है इक्वेशन पर। अब कर लोगे सॉल्व, के की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2 सॉरी, ऑप्शन इज डी। 9th पे चलते हैं, जर्शन रीजनिंग। ये भी सेम है कि x इज इक्वल टू 2k minus 1 y is equal to k, find is the solution of equation, the value of k is 10। ये ट्रू है कि फॉल्स है? धीरे धीरे, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। बेटे आपका जो अजर्शन है दैट इज फॉल्स एंड द रीजन, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। Two variable in linear equation in two variable has infinite many solution। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, सॉरी रीजन इज करेक्ट है, ऑप्शन आ जाएगा आपके पास डी, ऑप्शन इज डी। 10th पे पहुंचते हैं, x plus y is equal to 3 is the equation of a line passes through origin। क्या ये origin से पास होगी? x plus y is equal to 3 ये ओरिजिन से पास नहीं होगी बेटे। अगर आप x3 0 ले लोगे तो y की वैल्यू 3 आ रही है, अगर हम y 0 ले लें तो x की वैल्यू 3 आएगी, तो इट मीन ये ओरिजिन से पास नहीं होगी, इसका असर्शन फॉल्स है। y इक्वल टू 2x, रीजन रीड करते हैं, y इज इक्वल टू 2x इज द इक्वेशन ऑफ लाइन
passes through origin. ये true है. True है. equal to 2x. अगर मैं x 0 ले लूं तो y भी मेरे पास 0 आ रहा है. इट मीन्स ये क्या है? ट्रू है. ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन इज डी. ओके. नवदीप कुमार. 9th है नवदीप कुमार. नाइन की वास्तिका. यस बेटे. एमसी जो जर्शन रीजनिंग है उसमें 11th addition. The point 2, 2 is the solution of x plus y is equal to 4. Reason: every point which satisfy the linear equation is a solution of equation. क्या ये correct explanation है assertion का? Yes. Yes बेटे ये correct explanation है. Every point which satisfy the linear equation is a solution of equation. अगर कोई भी point आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आ गई है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. तो ऑप्शन इज ए. Assertion y is equal to 2 is a line parallel to x axis. बोलना नहीं है बेटे ऐसे, मैं बोलूंगी वो ही बोलेगा. रीजन देखो. The equation of a line parallel to y-axis is x is equal to a. Yes. 9th है लास्ट रो में जो गर्ल्स बैठी हैं बेटे. यस खड़े हो जाओ. रीजन की बात कर रहे हैं हम. द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. यस ट्रू और फॉल्स? पैरेलल टू वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू ए. ये एक्स एक्सिस है, एक्स की वैल्यू ए. मान लो यहाँ पे आपके पास ए है. ठीक है. तो हम यहाँ पे एक लाइन प्लॉट कर सकते हैं. y की वैल्यू कुछ भी वेरी कर सकती है, x की वैल्यू a ही रहेगी. तो ये लाइन क्या होगी? ये जो हमने अभी लाइन प्लॉट की है दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस. पैरेलल टू y एक्सिस. ट्रू है. क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटे? Is it correct explanation of assertion? ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि assertion में बात y is equal to 2 की है और रीजन में वो x is equal to a की बात कर रहे हैं. दोनों अलग अलग चीजें हैं. तो हमारे पास जो रीजन है वो ट्रू जरूर है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. Is B. Yes बेटे बताओ. आप बताओ जिसने हैंड रेज किया है. बॉय 9B. 13. The solution of equation x minus 2y is equal to 4 is 0, 2 minus 2. सबने बोलना. जिससे मैंने पूछा है वही बताएगा बेटे. Reason: the graph of a linear equation x plus 2y is equal to 2 cut the y-axis at 2, 0. क्या ये ट्रू है? आपने हैंड रेज किया था ना 9th B. यस.
यस, ये नो है हमारे। देखो रीजन में हमें इक्वेशन दी है बेटे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, और पॉइंट जो दिया है 2,0, कहाँ पे पास करेगा ये x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। ये x एक्सिस बेटे, ये y एक्सिस, हमारे पास x2, ये रहा 2,0, तो ये किसको पास कर रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस, किसको कट कर रहा है पॉइंट, x एक्सिस को। और इन्होंने क्या बोला है, कट द y एक्सिस, तो फॉल्स हो गया ये। ऑप्शन सी, assertion is true but reason is false। 14 नाइन्थ है, मिडिल रो में जो बेटे बॉयज सेकंड बेंच पे बैठे हैं ना बॉयज, रो yes, point on the line x is equal to y is the of the form k comma k। True. x is equal to y, अगर मैं x की वैल्यू k ले लूं तो y मेरे पास k आ जाएगा, तो ऑप्शन इज ट्रू, assertion ट्रू है। द रीजन, ग्राफ ऑफ x is equal to 3 is a line parallel to y axis at a distance of 2 units from the origin। Is it true? नाइन्थ भी बेटे, आप 2 मिनट के बाद बोलना शुरू कर देते हो। यस बेटे, नाइन्थ है, बताओ, इज इट ट्रू, y is equal to 3, x is equal to 3, 1 2 3, from there line is parallel to y axis, ठीक है। तो ये हमारे पास है 1 2 and 3 x axis। yes, is option, is a reason true or false? False. false। डिस्टेंस 2 यूनिट यहीं तक रहेगा बेटे, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, तो हमारे पास लेकिन डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट। x इज इक्वल टू 3 मीन्स डिस्टेंस आपका 3 यूनिट है, तो रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन इज सी। देखो बेटे, क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लोगे, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यस बेटे, सेकंड करें, क्वेश्चन रीड करते हैं और साथ साथ में इसको समझते हैं। अ टैक्सी चार्जेस ₹20 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको चार्ज किया है। मान लो टैक्सी यहां से यहां जाना चाहता, ये आपका टोटल डिस्टेंस है जो कवर करना है, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर ये रहा आपके पास यहां तक, फर्स्ट 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के चार्जेस क्या है, ₹20। कितने, ₹20। 1 किलोमीटर के लिए उन्होंने चार्ज किया ₹20। अब अगर मैं कोई ये टोटल डिस्टेंस x कवर करना है, मुझे टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है बेटे, x, यहां से A से स्टार्ट होके B तक पहुंचना है। हमें घर से स्कूल पहुंचना है x किलोमीटर है, ठीक है। रास्ते में कोई फ्रेंड का घर आता है 1 किलोमीटर, वहां तक जो आपने टैक्सी की है 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ₹20 वो चार्ज करेगा। 1 किलोमीटर आप कवर कर चुके हो, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बचेगा। अगर ये पॉइंट C है, यहां तक आप पहुंच गए, हम C पे पहुंच गए ना बेटे, अब रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करना है C to B। कितना डिस्टेंस बच गया हमारे पास,
रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा है, x माइनस 1। टोटल x है, टोटल हमारा डिस्टेंस x है, 1 किलोमीटर कवर कर लिया है, तो 1 किलोमीटर माइनस हो गया, तो हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया x माइनस 1 जो अभी कवर करना है। ठीक है, ये हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस है x माइनस 1। आगे बढ़ते हैं। ₹12 पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर कवर करने के वो ₹12 लेगा। 2 किलोमीटर कवर करोगे 12 इंटू 2 हो जाएगा। 3 किलोमीटर कवर करोगे 12 इंटू 3 हो जाएगा। समझ आई बात? पर किलोमीटर का मतलब होगा 1 किलोमीटर कवर करने के वो 12 रुपीज चार्ज कर रहा है। 2 किलोमीटर कवर करोगे तो 12 इंटू 2 हो जाएगा। ऐसे आपका चार्ज बढ़ जाएगा। हमें कितना किलोमीटर कवर करना है, कितना किलोमीटर कवर करना है, x माइनस 1। तो क्या चार्ज हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू ₹12। ये आपके पास चार्ज हो जाएगा, जो वो आपको चार्ज करेगा x माइनस 1 डिस्टेंस कवर करने के। टेक द टोटल डिस्टेंस कवर्ड x एंड द टोटल फेयर, जो टोटल अमाउंट आप उसको दोगे वो y है। ठीक है, टोटल फेयर, कितना फेयर दोगे आप, 20 रुपीज यहाँ से यहाँ तक के, जो तो फिक्स है 1 किलोमीटर के, और बाकी जो ये वाले चार्जेस हैं वो C to B के, मीन हमें कॉस्ट देनी है, रुपीस देने हैं A to C तक के पहले, देन हम रुपीस देंगे C to B तक के, फिर रुपीस हम उनको चार्ज करेंगे, पे करेंगे हम। ये हमारा टोटल फेयर होगा, जिसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है Y से। समझ आई चीज, समझ आई? यस मैम। तो A to C क्या चार्ज कर रहे हैं, 20 रुपीज। C to B क्या चार्ज कर रहे हैं, x माइनस 1 इंटू 12, ये चार्ज कर रहे हैं। तो क्या आ गया, x माइनस 1 इंटू 12, ये बन के आपके पास इक्वेशन, और ये भी रुपीज ही है। क्लियर है? 9th है, क्लियर है बेटे सबको? ठीक है, अब आपको ये रिलेशन बनाना था। पहले तो लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करते हैं हम। ये आ गया हमारे पास 20 प्लस 12x माइनस 12 और y। 20 माइनस 12 बोलो, ये बन गई बेटे आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन x एंड y। ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहां तक लिख लिया बेटे आपने? यस मैम। 9th है लिख लिया बेटे आपने? आगे कर दूं मैं? ओके, तो फिर आगे करते हैं। ये हमारे पास अब इक्वेशन है, ये रही आपकी इक्वेशन। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना है नेक्स्ट में, हमने ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस एंड Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, actually, the plotting of graph is not in the syllabus of 9th class. Right now, that one exercise is to be deleted from the NCERT. ओके ओके। Only solutions are there, and we have to identify the values of A, B, C. Plotting of graph is not the part of their syllabus. ओके मैम, मैं इनको बी और ए पार्ट करवा देती हूँ, 12 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, क्योंकि इक्वेशन। Ma'am, only formation of linear equation is there in their syllabus. ओके, जी ma'am, thank you very much. ठीक है बेटा, ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है तो हम सकते हैं। ये आपको मिल गई है। फाइंड द टैक्सी चार्ज
फॉर कवरिंग 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर x क्या था हमारे पास, डिस्टेंस था बेटे, और y आपके पास टोटल फेयर था। ठीक है, क्वेश्चन में भी मेंशन है कवर अ डिस्टेंस x किलोमीटर एंड रुपीज y इज अ फेयर। ठीक है, आपको डिस्टेंस अब गिवन है, अगर मैं हम कहें x कितना है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर उसको डिस्टेंस कवर करना है तो वो कितने चार्ज पे करेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बेटे 12 इंटू 20 प्लस 8। हाँ जी, बी कीप क्वाइट। ये आपका बी, इसमें बी पार्ट लिखा है तो मैं बी ही लिख रही हूँ। ए पार्ट देखो, a इज इक्वल टू 12। अब कितना किलोमीटर कवर करना है, x इज इक्वल टू 12 किलोमीटर बेटे कवर करना है, तो टोटल फेयर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 12 12 प्लस 8। Here is 144 plus 8 152। ये हमारे पास रुपीज है बेटे, तो रुपीज में मेंशन करके आओगे आप इसको। जरूरी होते हैं, आंसर आपका किस में आया है, किलोमीटर, मीटर, रुपीज किस में आया है वो आप लिख के आते हैं। ये रुपीज में आया है आंसर आपका, तो हम रुपीज लिख के आएंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ग्राफ नहीं प्लॉट करना बेटे, आपको वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू -3। ये आई थिंक आप कर लोगे। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? Excuse me, ma'am. Is there any correction in the statement of question number 3? 2x is equal to 3y is equal to 6. 2x is equal to 3y minus 6 ma'am. Okay, ma'am. Thank you. 2x is equal to 3y minus 6. नंबर 1 बेटे, इक्वेशन दी हुई है आपको f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। p is the degree Celsius and f is a degree Fahrenheit। ठीक है, तो आपको दो तरह का टेम्परेचर दिया है, एक सेल्सियस में एक फारेनहीट में। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें बोला गया है टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, इट मीन c की वैल्यू क्या है 0, तो f निकालना है बेटे आपने, दैट इज 32 डिग्री फारेनहीट। 32 डिग्री फारेनहीट क्लियर है। सेकंड पार्ट भी इजीली होगा। थर्ड पार्ट करते हैं इसका, ये फर्स्ट पार्ट था। थर्ड पार्ट देखो, इफ द टेम्परेचर इज 86 डिग्री फारेनहीट, द टेम्परेचर इन सेल्सियस। थर्ड पार्ट, इक्वेशन गिवन है f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। गिवन क्या है, f गिवन है बेटे, f इज इक्वल टू 86 डिग्री फारेनहीट, और हमें टेम्परेचर इन सेल्सियस निकालना है। वैल्यू फिल कर देते हैं। देखो 86 इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। 32 साइड चेंज कर देते हैं, उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। 86 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 c।
कर दो बेटे, क्या आएगा? 54। ये 5 डिवीजन में है, मल्टीप्लाई और 9 मल्टीप्लाई है, तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड इज इक्वल टू सी। क्या आएगा आंसर बताओ? 30 9 6 का 30 तो सी कितना आ गया हमारे पास? सी इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे आपके। मैंने पहले बताया डायमेंशन मेंशन करनी ही होती है। यहाँ पे टेम्परेचर है तो सेल्सियस में निकाला है डिग्री सेल्सियस, फारेनहीट में निकालते तो डिग्री फारेनहीट। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में हमने रुपीस निकाला था तो हमने रुपीस मेंशन किया था। क्लियर है सबको? नेक्स्ट भी सेम है बेटे आपका, फोर्थ पार्ट भी पार्ट का आंसर आ गया। आंसर आ गया। गुड। क्या आया आंसर? 160 over 9 160 over 9 160 over 9 minus 160 over 9 160 over 9 ये आया आंसर। minus 160 over 9 माइनस 160 over 9 और ये है आपके पास आंसर ऑफ अ फोर्थ पार्ट। और ये क्या निकाला है? डिग्री Celsius. अभी ऐसा सही है आंसर। and the numerical value of a temperature which is both is same। दोनों टेम्परेचर सेम हो, अगर F और C डिग्री सेल्सियस सेम हो, हमें क्या दिया है फिफ्थ पार्ट में? F इज इक्वल टू C। ठीक है, ये हम लेके चलेंगे। इक्वेशन गिवन है आपको एस F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 30। आपकी मर्जी है, चाहे C को F से रिप्लेस कर दो या F को C से रिप्लेस कर दो, जिसमें आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हो। C को करते हैं F से रिप्लेस, तो हमारे पास क्या आ गया? F इज इक्वल टू 9/5 F प्लस 32। क्यों रिप्लेस किया है हमने? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इफ बोथ आर सेम, मीन दोनों टेम्परेचर इक्वल हो तो टेम्परेचर क्या होगा, एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये ना आपको गिवन है, तो हमने C को रिप्लेस कर दिया इन टर्म ऑफ F। अब दोनों F वेरिएबल इकट्ठे कर देते हैं। F माइनस 9/5 F इज इक्वल टू 32। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। 5 माइनस 9/5 F इज इक्वल टू 32, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4 F इज इक्वल टू 32 इंटू 5 कर दे, ऐसे मैं इकट्ठा हो जाएगा ये तो। 4F is equal to 160 F क्या आ गया? माइनस 32 इंटू 5/4। 40, तो आंसर इज माइनस 40 डिग्री फारेनहीट। हमने F निकाला है तो F में ही लिखेंगे, C निकालते तो C में लिखते बेटे। यहाँ पे क्या टेम्परेचर होगा जहाँ पे F और C इक्वल होंगे? हमारे पास 40 डिग्री, माइनस 40 डिग्री पे F और C की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर है? ये था आपका फिफ्थ पार्ट। सिक्स ग्राफ है ही नहीं बेटे आपके सिलेबस में, सेवंथ नहीं है। ड्रॉ द ग्राफ है और यूजिंग द ग्राफ है, तो ग्राफ प्लॉट ही नहीं करना तो यूज कहाँ से करना है ना। ठीक है बेटे, ये असाइनमेंट डन होगी आपकी सारी, और आई थिंक टाइम भी हो गया है आपका। ठीक है, ओके बेटे, बाय। लेना रिवाइज क्वेश्चंस।
Then question is find the number of electrons present in the atom of element X. If the configuration is 282, how many electrons does this element has? Tell me. कितने electrons हैं इस element के पास? How many? 12 electrons हैं इसके पास because जो atomic number होता है उतने ही उसके पास electrons भी होते हैं और उतने ही उसके पास protons भी होते हैं. ठीक है. फिर write the atomic number. So what is the atomic number of this element? Whose configuration is 282. What is the atomic number? 12. ठीक है. जितने electrons उतने protons उतना ही atomic number है. Third question. This element X is a metal or non-metal? क्या है ये? कैसे क्लासिफाई करते हैं हम कोई एलिमेंट मेटालिक है या नॉन मेटालिक है? नहीं पता? Ninth B, who knows it? Raise your hands. Who knows? How can we classify an element whether it is a metallic or non-metallic? Who knows the answer? Nobody. बात करने के लिए तो बहुत तेज हो. देखो, कोई भी एलिमेंट जिसकी लास्ट शेल में आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 या 8 ऐसे कोई एलिमेंट है. अगर किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, they tend to lose electron and they try to show this +1 +2 and +3 oxidation state, right? 4 वाला क्या करता है? It shares electron and 5 6 7 वाला gains electron. gain करके जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स है किसी के पास, वो 5 तो लूज नहीं कर सकता, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता ताकि उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो. ये जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, प्लीज लुक एट द बोर्ड. ऑल द गर्ल्स 9th B, look at the board, listen to me. So किसी भी एलिमेंट की लास्ट शेल में अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, they tend to lose the electrons, और ये लूज करके एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उस पर +1 चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो +2 चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे +3 चार्ज आएगा. ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी होती है मेटल्स की. ठीक है. और अब 4 वाला है, ये कहता 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना भी मुश्किल है, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना भी मुश्किल है. तो जिनके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करता या फिर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है. तो वो प्रेफर करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना. 6 इलेक्ट्रॉन्स वाला प्रेफर करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना. 7 इलेक्ट्रॉन्स वाला प्रेफर करता है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता. तो जो भी गेन करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स, राइट. और जिसके पास लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो कुछ भी करना पसंद नहीं करते. ठीक है. तो आप मेटल्स इससे वो कर सकते हो, जिसकी भी लास्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वो मेटालिक होगा नेचर में. जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो शेयर करेगा काइंड ऑफ अ नॉन मेटल, जैसे इस कैटेगरी में आता है कार्बन. ठीक है. और जिसके पास 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नॉन मेटेलिक
नेचर एग्जिबिट करता है। जिसके पास ऑलरेडी 8 है वो कुछ भी करना प्रेफर नहीं करता। हाँ जी 8B, व्हाट डू यू वांट टू से? आप म्यूटेड हो, वेट अ मिनट। हाँ जी अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट बेटा, I've muted you. You have to unmute the mic. हाँ जी बोलो। ओके सिस्टम तो बात हाँ जी इसके पास जो है नेटवर्क से एक्सटर्नल नेटवर्क को शेयर करना है जो मैटर नॉन मैटर। कितना पता चला आप ये कह रहे हो कि जिसके पास how many electrons? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो वो नॉन मेटल क्यों है? दिस इज व्हाट यू वर आस्किंग। देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स वाला मेटल नहीं हो सकता क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। नॉन मेटल नहीं हो सकता क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। वो शेयर कर रहा है, फाइन, वैसे उसको किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज है जो वो एग्जिबिट करता है वो नॉन मेटल्स ही करता है। मोरोवर उसका साइज बहुत छोटा होता है, जो अभी आपको इतना समझ नहीं आएगा, मगर आप इतना समझ सकते हो कि जो उसकी प्रॉपर्टीज है, क्या प्रॉपर्टीज होती है जो कि एक नॉन मेटल की फैमिली एग्जिबिट करती है और मेटल की नहीं। जैसे मेटल है, मेटल होते हैं मेलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, लस्ट्रस, ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन कार्बन, आपने देखा है कार्बन काला होता है, लेकिन आप उसको शीट्स में या वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि वो ब्रिटल होता है। ठीक है, वो मेलिएबल डक्टाइल नहीं है, वो लस्ट्रस नहीं है, वो सोनोरस नहीं है, तो इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज मेटल। उसके पास मेटल की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम उसको नॉन मेटल कंसिडर करते हैं, राइट? ये है कार्बन, सिलिकॉन एटसेट्रा। यस बेटा प्लीज। What is this behavior? Don't you have a teacher in your class? I didn't get your question. I couldn't hear you. सारे शेल्स कंप्लीट हैं, वो क्या है, मेटल में नॉन मेटल। मुझे सिर्फ ये सुनाई दिया एंड में कि वो मेटल है या नहीं। Not getting your questions. Afterwards, let me do some questions with the other students as well, and I expect you to please sit quietly and listen to me properly. I hope जो भी आज हम पढ़ेंगे उसमें आपके कुछ आंसर्स कवर हो जाए, नहीं होंगे तो I'll come back to you and okay. So we were doing this. I was telling you कि metals वो होते हैं जिनकी लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स और वो उसको लूज कर सके। साथ में मैंने आपको प्रॉपर्टीज भी बताई कि मेटल्स वो होते हैं जो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो कि opposite to this, non malleable, non ductile, non sonar, they are not sonorous and they are not lustrous as well. So नहीं, अच्छा इसमें हमारे पास क्वेश्चन था, we were doing this, yes, is this element acts as a metal or non metal? तो हमारे पास जो एलिमेंट था वो था 282, तो इसकी लास्ट शेल में क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है it will behave like a metal. Next is find out the valency of the element X. इसकी वैलेंसी कितनी है? कैसे आपको वैलेंसी पता चलती है? वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कोई कंबाइन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है या दे सकता है, राइट? ये जो आपके पास यहाँ पर 1, 2, 3 हमने लिखा था, ये इसकी वैलेंसी थी, या ये इसकी वैलेंसी है, ये 1, 2, 3 इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज। वैलेंसी में आप चार्ज को नहीं इंक्लूड करते हो, तो यहाँ पर
इन एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 2 3 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, ये सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इनकी वैलेंसी क्या है? 1 2 3 4 3 और उसके बाद 3 2 1। 1 2 3 4 3 2 1, ये इसकी वैलेंसी है। वैलेंसी होती है उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। 9th B boys, please do not irritate me. Sitting on the first bench and constantly smiling, not paying attention, please don't do this. Next is find out the valency of the element X. Yes, we have done this. Come to next question, which is 7th question. Atomic number of element Y is 17. 7th question में first part is आपके पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 17. Write its electronic configuration. Yes, 9th A. Write its electronic configuration. It is first you have 2, then you have 8, then you have 7. It's 2 8 7. Right? First shell में 2, maximum 2 ही आ सकते हैं, then 8, then 7. Second question, what is the number of valence electrons in Y? So can you tell me? Loudly, all of you can tell me who knows the answer. What is the number of valence electrons in Y? Follow 9th B? तुम तो मुझे सुनाओगे नहीं, सॉरी 9th A बोलना पड़ती। Okay. Valence electrons आपके पास है इसमें 7. Next is how many electrons are needed to complete the octet of Y? अभी मैंने आपको जिससे बताया, अगर किसी के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट मींस उसको 8 कंप्लीट करने हैं, तो कितना चाहिए इसको 8 कंप्लीट करने के लिए? वेरी गुड, 1 इलेक्ट्रॉन इट नीड्स। सो ये आ जाएगा आपके पास, it needs 1 electron. Third part ka, it needs 1 electron. Is it a metal or non-metal? Non-metal, very good. जिसके पास भी लास्ट शेल में 5 6 या 7 electrons होंगे, that will behave like a non-metal. Good. Next, come to question number 8. An atom of an element has 2 electrons in M shell. जैसे हम shells लिखते हैं K L ऐसे लिखते हैं। ये third shell है इसकी, third shell में इसके पास हैं how many electrons? 2. And what will be the atomic number of this element? Name this element. You have to tell the atomic number. You have to tell the name of the element. Find the valency of this element. You have to find the valency. Also find the number of neutrons. This element. So we'll start with what is atomic number of this element? Anji, 9th A, what is atomic number of this element? अगर आपके पास M शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मींस आपकी जो K और L शेल है वो ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है? तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम, फर्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं सेकंड शेल में। तो अगर हम सबको ऐड कर दें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 12 हो जाए। तो किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल एलिमेंट हो, अगर उस पर कोई चार्ज ना हो, जिसको हम आयन बोलते हैं, तो आयन नहीं एटम होना चाहिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही प्रोटॉन और उतना ही होता है उसका एटॉमिक नंबर। Z is called atomic number. So atomic number of this element will be 12. ठीक है? अच्छा, अब आपको ये पता है एटॉमिक नंबर 12 है किसका, कौन से एलिमेंट का है? मैग्नीशियम, ठीक है? तो इसका नेम हो गया मैग्नीशियम। अच्छा, अब आप ये बता सकते हो इसकी
वैलेंसी कितनी है इस एलिमेंट की? 2। ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें बता सकते हो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? ये नहीं पता है ना। देखो, ये जो मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, और जो इसका मास है, इसका मास नंबर होता है 24। आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करने के लिए पता होना चाहिए उसका मास नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर है 12, मास नंबर है 24। सो मास नंबर जो है ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? 12 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो अगर इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है, मास नंबर 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12, तो व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हियर? Neutrons is also 12. लिखो इसको। You know the atomic mass of an element. ठीक है, right? This is your punishment. I won't ask you any questions. ठीक है, अगर ढंग से बैठे रहोगे तो मैं इनमें आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगी। अदरवाइज 9th अच्छे से बिहेव कर रही है, अच्छे से पढ़ रही है। आपको सिर्फ आना इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू शुड बिहेव प्रॉपरली इन क्लास। मुझे प्यार से पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो सिर्फ ऐसे नहीं कि अगर टीचर नहीं है क्लास में तो आप जैसे मर्जी वो करो। आता है आपको, आपको पूछना है, बहुत अच्छी बात है, पर प्यार से ऐसे नहीं करते हैं, मिसबिहेव नहीं करते क्लास में। आपके पिछले टीचर भी बोल के गए कि एक को पूछ रहे थे 10 जवाब दे रहे थे, ऐसे नहीं है ना। इट्स गुड दैट यू नो द थिंग्स, बट देयर शुड बी अ प्रॉपर वे टू टेल। ओके, डन है बेटा, ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देन। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम सल्फेट? अभी एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला किसको आता है? जो है एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्मूला, हु नोज इट? नोबडी? हाँ जी, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेल मी बेटा। एल तो एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला पूछ रही हूँ मैं, पता है? सल्फेट आयन किसको बोलते हैं, पता है? अभी नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो। वेरी गुड। Formula topic is in the atoms and molecule chapter. I think so. कोई बात नहीं। That's why they don't know the answer. देखो बेटा, एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 13, कॉन्फ़िगरेशन इज 283, इसकी लास्ट शेल में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मींस ये तो 1 2 3 वाले तो लूज करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। This becomes Al3 पॉजिटिव। ये एक एल्यूमिनियम की जब भी आयन बनेगी वो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दिस बिकम्स Al3 पॉजिटिव। और एल्यूमिनियम के साथ सल्फेट है। सल्फेट एक कॉम्प्लेक्स आयन होती है, मतलब 2 एलिमेंट से बनी हुई ये आयन है, जिसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अभी भी बाद में भी आपको याद ही करना पड़ेगा। दिस इज सल्फेट। ठीक है, तो जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो कैसे कंबाइन करेंगे? ये जो एल्यूमिनियम है इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो सल्फेट है पूरा इस पे 2 नेगेटिव चार्ज। पूरी इस यूनिट पे जो ब्रैकेट में है वो एक यूनिट की तरह भी है। जब हम फॉर्मूला बनाते हैं हम इन नंबर्स को क्रॉस कर देते हैं, ये बन जाएगा Al2
आ जाएगा thrice. This becomes Al2SO4 thrice, aluminium sulfate, right? So इसमें क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में आपसे पूछा है, what was the question number 9? What is the valency of aluminium? Okay, fine. इसमें तो आपको सिर्फ valency बतानी है. तो valency तो आप वैसे भी बता सकते हो. एल्यूमिनियम हमेशा आपके पास 3 पॉजिटिव स्टेट में रहेगा. तो एल्यूमिनियम सल्फेट में इसकी 3 पॉजिटिव वैलेंसी होगी. और इफ यू आर आस्क्ड टू मेक द फॉर्मूला, जो कि आपके दूसरे चैप्टर में रहेगा, दिस फॉर्मूला विल बी Al2SO4 thrice. But here you can just survive with the valency जो कि है +3. Okay. नेक्स्ट इज सोडियम एंड सोडियम सल्फेट. अब ये कौन बताएगा मुझे 9A में से? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम इन सोडियम सल्फेट? One of you please come forward and tell me what is the valency of sodium in sodium sulfate. सोडियम सल्फेट का मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो आपको वो ऐसा दिखेगा. आपको इसमें Na की वैलेंसी बतानी है. साइंस भी बोलो बेटा. Will not, very good. Element will not change its valency. अगर कुछ फॉर्मूला में उसका नंबर भी चेंज हो रहा है, वो वैलेंसी के क्रॉस होने से होता है. इसका एटॉमिक नंबर 11 है. इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. इट विल टेंड टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज. इसकी वैलेंसी 1 ही रहेगी. जबकि सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है दैट इज Na2SO4. ये क्यों बनता है? बिकॉज Na पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, बट जैसे मैंने आपको पहले बताया सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है. तो ये क्रॉस करके बनता है Na2SO4. ठीक है. ओके, देन इज 10th question. Study the table given below and answer the questions that follows. आपके पास है एलिमेंट्स MnOp. इसमें प्रोटॉन्स दिए हैं, न्यूट्रॉन्स दिए हैं और इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं. राइट द मास number of particles MnOp. So you have MnO and P. Then you have number of protons in it, which is 2, 10, 8 and 8. Then you have number of neutrons in it, which is 3, 9, 8 and 8. And you have number of electrons in it, which is 4, 10, 8 and 10. You have to write mass numbers of particles. So what is mass number? Mass number होता है आपके पास number of neutrons plus protons. ठीक है. तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर लिख के फटाफट MnOp के लिए मास नंबर बनाओ. MnOp, their mass number. You're given number of neutrons and protons. But this is 2 proton and 3 न्यूट्रॉन. ठीक है. N के लिए 10 प्रोटॉन 9 न्यूट्रॉन. O के लिए 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन. P के लिए सेम 8 + 8. ठीक है. तो ऐसे आप निकाल सकते हो इसका मास नंबर. This is 5, 19, 16 and 16. ठीक है. ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका मास नंबर. Then you have to select a cation and anion from the above table. For that you need to know the charge on it. अब cation और anion कैसे पता करेंगे? अगर देखो जैसे ये M है, जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना, वो आपका एटॉमिक नंबर होता है. उसमें उसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन का नंबर कभी चेंज नहीं होता. ठीक है. आप हमेशा कैटायन एनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हो या गेन करते हो. जब कैटायन बनाना है, कैटायन मींस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, फॉर दैट
एलिमेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन, एनायन फॉर्म करने के लिए इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये जो M है इसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं, तो मींस उसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। दैट मींस उसके पास 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा है, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा M2 नेगेटिव, बिकॉज उसके पास प्रोटॉन्स 2 ही है, पॉजिटिव चार्ज 2 है, लेकिन 2 नेगेटिव एक्स्ट्रा है, तो दिस विल फॉर्म M2 नेगेटिव आयन, जिसको हम बोलेंगे एनायन, राइट। देन नेक्स्ट इसके पास 10 प्रोटॉन है, 10 ही इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रल है। इसके पास 8 प्रोटॉन है, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूट्रल है। इसके पास 8 प्रोटॉन है एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी एनायन आ गया, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एनायन, राइट। न्यूट्रॉन पर कोई इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होगा कैटायन एनायन बनाने में, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। कहीं समझ आया बेटा? ये इसमें से कोई किसी ने पूछना है कि कैसे हुआ, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बोलो, कैटायन एनायन बनाना समझ आया? ओके, come to next question then. This is 11th question. Eleventh question says an ion X2 positive, ये आपकी ion है X2 positive, contains 18 electrons and 20 neutrons. 18 electrons and 20 neutrons. Calculate the atomic number and mass number of the element and name the element. हाँ जी, I give you 1 minute to do it. आप करो और मुझे बताओ। आपको इसमें दिया है, आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैलकुलेट करना है। Ninth A, who would like to answer? Ninth B, who's Prince? Prince, come forward. Ninth B, Prince. मैंने प्रिंस से पूछा, उस प्रिंस है के क्लास में प्रिंस? Where is Prince sitting? एटॉमिक नंबर है मैम Yes, ma'am. Tell me the atomic number and mass number of the element. So atomic number is not 18. 20 है एटॉमिक नंबर 20
atomic number 20 mm. I'll tell you. Listen to me now. See, ये आपके पास आयन है X2 पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एट प्रेजेंट 18 है. 2 पॉजिटिव मींस इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तभी इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया है. लेकिन अगर इसके पास वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते तो ये न्यूट्रल एटम होता. और इस टाइम जब इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते तो 18 तो अभी हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते तो टोटल इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल एटम के फॉर्म में. और उतने ही उसके पास न्यूट्रल मतलब उतने ही उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे. तो आपको ये 2 पॉजिटिव चार्ज को सोचना है कि इसने 2 लूज कर दिए तब इसके पास 18 है, अदरवाइज इसके पास ओरिजिनली 20 थे. तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 20. और मास नंबर में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चाहिए. प्रोटॉन आपके पास हुए 20, न्यूट्रॉन भी है 20, तो टोटल जो इसका मास नंबर है वो होगा 40. ठीक है. Come to next question. This is, one electron is present in outermost shell of the atom of element X. What would be the nature and value of the charge on the ion formed of this element? ये कहते हैं अगर किसी की last shell में you have one electron. This 12th question says that you have one electron in the last shell. What would be the nature and value of charge? अगर किसी भी element की last shell में one electron होता है तो क्या करता है? Tends to lose that electron और उस element पे charge होगा +1 और उसका nature क्या है? वो होगा metallic nature में, वो होगा metal, right? लिख लो इसको. Similar question आपके पास next question है जिसमें कह रहा है in the atom of an element X 6 electrons are present in outermost shell. अगर किसी के पास last shell में 6 electrons हैं, that means वो 286 है. And if it requires noble gas configuration by accepting requisite number of electrons, then what would be the charge? अगर noble gas configuration इसको चाहिए तो इसको 2 electrons इसमें और add करने पड़ेंगे. ठीक है, तभी ये noble gas configuration acquire कर पाएगा. लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 नेगेटिव चार्ज अगर ये एक्वायर करेगा तो इस एलिमेंट पे आएगा 2 नेगेटिव चार्ज. और इस एलिमेंट का नेचर कैसा होगा? ये एलिमेंट होगा नॉन मेटालिक इन नेचर. दिस वुड बी अ नॉन मेटल, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Next question says, this is question number 14. An atom of element X has 7 electrons at its M shell. Okay, you see K, L, M है, इसके पास 7 electrons है M shell में. What is its configuration? अगर last shell में 7 है तो पहले 2 और 8 होंगे, तो configuration is 2, 8, 7. अगर total electrons इतने हैं 2, 8, 7, इतने ही इसके पास प्रोटॉन्स होंगे और यही इसका एटॉमिक नंबर होगा. तो ये Z एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा 17, राइट? अब अगर इसकी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 कंप्लीट करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, और इस वजह से ये बन जाएगा एक नॉन मेटल, क्योंकि लास्ट शेल में जिसके पास 5, 6, 7 होते हैं वो बन जाता है नॉन मेटल. And what type of ion will it form? After gaining 1 electron, it will acquire -1 charge और -1 charge gain करने पे ये बन जाएगा एक anion. जो नॉन मेटल्स होते हैं they are anionic in nature, और जो मेटल्स होते हैं they are cationic in nature. Why the symbol of the ion formed? What could be this element? तो ये element क्या होगा? जिसका atomic number 17 है, that element is Cl and it carries -1 charge. ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा Cl negative. Let's do last question, 15th.
उसके बाद आप फ्री हो जाओगे. So this question is, the electronic configuration of an element is 288. Fully filled है ये. What is atomic number of element? Total electrons इसमें 18 है. तो atomic number जो है that will be 18. State whether element Z is a metal or non-metal. ये एक noble gas होती है जो कि ना metal है ना ये नॉन मेटल है. ठीक है, मेटल भी नहीं है नॉन मेटल भी नहीं है. दिस इज अ नोबल गैस. व्हाट टाइप ऑफ आयन विल बी फॉर्म्ड? ये आयन नहीं बनाते क्योंकि ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ठीक है. देन इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट आउटरमोस्ट शेल? ये क्या है स्पेशल? ये आउटरमोस्ट शेल इसकी fully filled है. ठीक है. And give the name and symbol of the element. 18 electrons होते हैं आर्गन के पास. तो symbol है AR और name है argon. Then is name the group of elements to which Z belongs. अभी आपने ये ग्रुप नहीं किया होगा लेकिन periodic table में इसका ग्रुप आप देखोगे. This will be ग्रुप 18. सबसे लास्ट वाली लाइन पीरियोडिक टेबल देखोगे तो सबसे लास्ट वाली लाइन 18th लाइन जो है उसमें ये एलिमेंट मिलेगा और उसका हुआ ग्रुप 18 which is argon. ठीक है. So try to complete the rest of the question. See you in next class. Thank you.